नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, पहली बात, और दूसरी बात कि फिजिकल डेफिसिट को आखिर बुरा क्यों कहा जाता है, सरकारें क्यों इतना चिंतित रहती हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट होती क्या है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार द्वारा एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल बोरोइंग होती है, उसे हम फिजिकल डेफिसिट का नाम देते हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलता है। इसका मतलब कि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक के टाइम पीरियड में जो भी उधार लिया जाता है उसका जो टोटल वैल्यू होगा उसको हम कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। अब ये जो उधार है ये डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट उधार का मतलब सरकार बॉन्ड बेच करके जो मार्केट से पैसा उधार ले लेती है उसे हम डायरेक्ट बोरोइंग के नाम से जानते हैं। या ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि सरकार डायरेक्ट उधार लेती नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा पैसा होता है जो सरकार के ऊपर उधार के रूप में रहता है। जैसे जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है उसको जो लोग खरीद लेते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है वो सरकार को देना पड़ता है। इसी तरह से किसान विकास पत्र है, जो किसान विकास पत्र खरीद लेता है उस पर जो ब्याज होता है वो सरकार को देना पड़ता है। इसी प्रकार से जो प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा जमा होता है, इस पर जो ब्याज होता है इसे भी सरकार को देना पड़ता है। तो इस तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, आपका प्रोविडेंट फंड, ये सब भी सरकार के ऊपर उधार के रूप में ही होते हैं, यद्यपि डायरेक्ट उधार नहीं होते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़कर सरकार के द्वारा एक साल में जितना पैसा जुटाया जाता है उसे हम फिजिकल डेफिसिट का नाम देते हैं, राजकोषीय घाटे का नाम देते हैं। इसको भी कहते हैं नेट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर सरकार के द्वारा इस तरह से जो पैसा जुटाया जाता है उसे हम राजकोषीय घाटे का नाम देते हैं। अब यह प्रश्न है कि आखिर राजकोषीय घाटे को बुरा क्यों कहा जाता है, या सरकारें क्यों इतना चिंतित रहती हैं कि राजकोषीय घाटा कम रखा जाए या उसे किसी प्रकार से घटाया जाए। इसका जो पहला कारण है वो है कि राजकोषीय घाटा जो है वो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, ब्याज की दर को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में कुछ भी ब्याज दर है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर इकोनॉमी में कुछ पैसा उधार देने के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास होगा और कुछ लोग उधार लेंगे। मान लीजिए कि ऐसे में 10,000 रुपये वित्तीय संस्थाओं के पास उधार देने के लिए है और 10,000 रुपये ही लोग उधार ले रहे हैं। ये 8% की ब्याज है, ये मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम है। अब सपोज करें कि इस 10,000 में से अगर 4,000 रुपये सरकार ने उधार ले लिया फिजिकल डेफिसिट के लिए, तो यहां बचा क्या? केवल 6,000। ध्यान रखिए कि सरकार के लिए ब्याज दर बाध्यकारी नहीं है, सरकार अपने ढंग से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार ले लेती है। तो अब 6,000 बचा। 8% अगर ब्याज की दर है और 10,000 रुपये लोग डिमांड कर रहे हैं उधार की और उपलब्ध केवल 6,000 है, तो निश्चित रूप से ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 6,000 ही है, 10,000 नहीं दिया जा सकता, तो 6,000 ही मिलेंगे और वो उनको मिलेंगे जो ज्यादा ब्याज देने के लिए तैयार होंगे। अब अगर ब्याज की दर इकोनॉमी में बढ़ गई तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा इकोनॉमी में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर महंगे होने के कारण लोगों को ज्यादा महंगे ब्याज पर उधार मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण जो ग्रोथ रेट हो सकता है उस ग्रोथ रेट में कमी आ सकती है, बशर्ते कि सरकार ने जो पैसा लिया है उसको वह ग्रोथ बढ़ाने पर खर्च ना करे। अगर ग्रोथ बढ़ाने पर खर्च करती है तो संभव है कि प्राइवेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी ग्रोथ रेट में इजाफा हो जाए, जैसा कि 80 के दशक में फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होने के बाद भी हमारे देश का ग्रोथ रेट ज्यादा था। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो एक प्रभाव हो गया कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट पर पड़ सकता है।
दूसरा प्रभाव इसका हो जाएगा, अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, सरकार पैसा उधार लेकर पैसा खर्च कर रही है। इसके कारण इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ये बढ़ जाएगी। सरकार पैसा खर्च करेगी, जाहिर सी बात है कि वो सामान खरीदेगी, इसके कारण डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने का इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। चूंकि सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, डिमांड तेजी के साथ बढ़ रही है, तो इकोनॉमी में जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसका एक इम्पैक्ट और होगा कि सरकार की डिमांड बढ़ने के कारण इकोनॉमी में इंपोर्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ज्यादा मात्रा में देश में आयात होगा, और ये आयात करने के कारण, ज्यादा मात्रा में आयात करने के कारण इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो सकता है। ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, अगर एक्सपोर्ट उस गति से नहीं बढ़े तो इकोनॉमी में भुगतान संतुलन की समस्या पैदा हो सकती है। ये सारी स्थितियां हमारे देश में 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरुआत में पाई गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिजिकल डेफिसिट थी हमारे देश की बहुत ज्यादा थी। कंबाइंड डेफिसिट अगर हम बताएं स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो ऑलमोस्ट 9% के करीब पहुंच गई थी। तो उस समय 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरुआत में स्थिति ये, इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी बहुत हाई था, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी संकट था, और ये स्थितियां ऐसी थी जिसने हमको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर दिया, और 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, पुरानी पॉलिसी से अपना पीछा छुड़ाते हुए। ये सारी फिजिकल डेफिसिट क्यों बुरी है? ये सारी स्थितियां जो थी हमारे देश में पाई जा चुकी। इसके साथ साथ एक और समस्या, फिजिकल डेफिसिट अगर हाई है तो एक और समस्या आती है, और वो ये है कि अगर आज हम ज्यादा मात्रा में उधार लेते हैं तो उस पर ब्याज भुगतान और मूलधन के वापसी की जिम्मेदारी हमारी कल से बढ़ जाती है। परिणाम ये होगा कि कल सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी सरकार की इनकम आएगी, उसका बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान पर चला जाएगा। बात ठीक से समझिए कि अगर आज हम उधार ज्यादा लेते हैं तो चूंकि उस पर हमको ब्याज देना है, इसलिए कल हमारे पास जो भी पैसा आएगा हमको ज्यादा पैसा ब्याज देने में चला जाएगा। परिणाम होगा कि कल की योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास कम बचेगा। अगर हम उधार कम लेंगे तो ब्याज कम होगा, तो हमारे पास जो पैसा आएगा उस पर ब्याज हमको कम देना पड़ेगा, कम हिस्सा देना पड़ेगा, तो हमारे पास उस समय तत्कालीन योजनाओं या वेलफेयर स्कीम पर पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा बचेगा। तो एक ही भी समस्या है कि अगर हमारी फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगी तो फ्यूचर में क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो वेलफेयर स्कीम पर पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास कम पैसा बचता है। तो इन सब कारणों से फिजिकल डेफिसिट को खराब कहा जाता है, और सरकारें प्रयास करती हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम रखी जाए। यद्यपि हमारे देश के लिए ये माना जाता है कि अगर फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3% के आसपास है तो वह देश के लिए बुरा नहीं है, वो देश के लिए अच्छा है। लेकिन अगर 3% से ज्यादा हो रहा है तो ये देश के लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण फिर इस तरह की स्थितियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो पर कमेंट करें, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।